प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में हमने जिन टॉपिक्स में बात करनी है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। उन्होंने आज खिताब किया है और उनके खिताब में बहुत अहम मौज़ूआत थे जो सामने आए। सबसे पहले इमरान खान ने एक बार फिर जनरल बाजवा और चीफ इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों ले लिया। बड़े बड़े डाकुओं के केस माफ किए जा रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा, इमरान खान का खिताब। दूसरी तरफ फैसल वावडा ने एक बार फिर इमरान खान को सांपों कीड़ों मकोड़ों से दूर रहने का मशवरा दे डाला। पंजाब में असेंबली नहीं टूट रही, अगर टूट भी जाती तो यह सेटअप चलता। फैसल वावडा के साथ आज के प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के तहरीक इंसाफ के मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफों पर अहम रिमार्क्स। अरकान असम्बली जा भी नहीं रहे और तनख्वाहें भी वसूल करें। जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली पर बरहम। दूसरी जानिब IG पंजाब ने गुज़श्ता 8 सालों में पुलिस में तकर्रियों और तबादलों की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इसके अलावा बात करेंगे वाशिंगटन में पाकिस्तानी इमारत की फरोख्त का स्कैंडल। मजीद तफसीलात इस हवाले से सामने आ गई हैं। किस कंपनी ने खरीदी और खरीदार कौन है। जिस तरह कल क्लासेस आपने बताया था कि उसके ऊपर फॉलो अप करेंगे और आपको मजीद इंकशाफात जो हैं वो बताएंगे। ये स्टोरी क्लास साहब ने ब्रेक की थी तो जरा उनसे पूछेंगे कि इसमें फर्दर क्या डेवलपमेंट हुई है। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ फैसल वावडा भी मौजूद होंगे। क्लास साहब, आज इमरान खान ने एक मरतबा फिर खिताब किया है और इस दफ़ा ही सीम्स गिविंग सम फाइनल डेट, सम फाइनल प्लान। कुछ सारे कार्ड जैसे लग रहा है कि शो कर दिए हैं। फैसल साहब मौजूद है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। फैसल वावडा, आपको वेलकम करेंगे शो पे। शुक्रिया जी। अच्छा फैसल साहब, आपने बिफोर दिस के हम आए जरा सियासी सूरत हाल पे और इसके ब्रेक डाउन पे, और जो इमरान खान साहब ने कहा, आपका ट्वीट भी था। आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आपसे वादा है, और ये क्लासेस साहब से आपने वादा किया था कि मैं अगले प्रोग्राम में आपको सांपों के बारे में बता दूंगा। तो ये सांप सीढ़ी जरा खत्म करें। आज भी आपने सांपों का हवाला दिया, सर नाम लेके बात करें प्लीज। नहीं, मैंने कासा साहब से सिर्फ जो जमा कराया था उसका वादा किया था, उस पर मैं कायम हूँ। सांपों का मैंने कहा था कि मैं खास के साथ नाम लूंगा, तो जब खास का वक्त आएगा तो सांपों का वक्त भी आ जाएगा। सांप तो बहुत छोटी से सांप है। अच्छा वावडा साहब, ये बताएगा कि आपने ट्वीट किया वेरी कॉन्फिडेंटली, ये एक सिलसिला है जो आप मशवरों का देते जा रहे हैं खान साहब को। डेफिनेटली आप उनके वेलविशर हैं, वेलविशिंग कर रहे होंगे उनके साथ, लेकिन वो सुन नहीं रहे आपके मशवरे, तो क्यों देते जा रहे हैं? और टाइमिंग आपकी ट्वीट्स की, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप अपनी बात पे कायम है कि कुछ नहीं निकलना, सेटअप यही चलता रहेगा, और पंजाब के हवाले से आपकी कुछ रिजर्वेशंस हैं कि नहीं ये असम्बलियां तहलील होंगी। खान साहब कह रहे हैं मैं 17 को लिबर्टी चौक पे जो है वो फाइनल डेट का ऐलान करूंगा। खबरें ये आ रही हैं कि 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। सो व्हाट डू यू थिंक? बहुत शुक्रिया आपका। 23 तारीख भी आने वाली है, आप भी देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा। मैंने तो जो कहा है मैं अपनी जगह पे कायम हूँ, 100% कायम हूँ। अल्लाह बड़े बोझ से बचाए। खान साहब को बंद गली में जो सांप थे और खास से वो उनको ले आए, नाअहली की तलवार सर पे लटक रही है, और नाअहली भी उस स्टेज तक आ गई है कि अल्लाह ताला इसकी वापसी कर दे और रहम अपना कर दे। वरना मुझे तो सियासी तौर पर नजर नहीं आ रही। जिन्होंने गलतियां करवानी थी वो कामयाब हो गए। दूसरी चीज ये कि एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ सिस्टम से बाहर, तो फिर आप बाहर ही रहेंगे। और दूसरा ये कि सिस्टम से बाहर होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर असेंबलियों की कई दफा तारीखें आई और चली गई तो करनी तो भाई अभी कर देते, 1 घंटे पे कर देते, तो कोई वजूहत है ना। तो अगर बिटवीन द लाइंस मैं अभी भी उनका वेल विशर हूँ, उनको समझा रहा हूँ इस बंद गली से निकले, खुदा का वास्ता झाड़ू फेरे, निकले निकले निकले। ऐसा ना हो कि वो सियासत से निकल जाए, उसका क्या फायदा होगा? मुल्क को भी नुकसान होगा, एक इतने बड़े पाए के लीडर को भी नुकसान होगा, उसकी सियासत को भी नुकसान होगा। क्या फायदा है इसका? फैसल, आपने बड़ी अहम बात कह रहे हैं कि खान साहब अगर ऐलान नहीं कर रहे, आज उन्होंने नहीं क्या कहा 17 को मैं डेट दूंगा, आप क्या समझते हैं? आरिफ अलवी साहब जो मुलाकातें हुई हैं, आज भी आजम तारड़ से हुई हैं उनकी, उसके बाद साथ में एजाज सादिक साहब थे, पहले इसाक डार साहब से, और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है उनकी मुलाकात जारी है। ज़मान पार्क में वो मौजूद हैं, प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं गए हुए हैं। आपका क्या ख्याल है? आप इनसाइडर हैं, बड़ी आपके पास अंदर की खबरें होती हैं। ये कोई फार्मूला लेकर गए हैं वहाँ पे? कोई ब्रेक थ्रू के चांसेस हैं इनके इमरान खान साहब? इसलिए जी सर, आरिफ अलवी साहब बच्चों के दूध का फार्मूला तो दे सकते हैं, बाकी सियासी फार्मूला तो ना उनके पास है, ना उनके बस में, ना उनकी हद में। और जिस बंद हो चुका है। नहीं,
तो वो फिर क्या करने गए हैं? फिर वो मुलाकातें क्यों कर रहे हैं अगर आपके ख्याल में ना फार्मूला वो दे सकते हैं, ना उनके बस की बात है? या जैसे फवाद चौधरी साहब ने उस दिन उस्मान बुज़दार साहब के सवाल पे कहा था दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने, उन्होंने कि मेरे पे स्केल से ऊपर का सवाल है। तो ये आरिफ अलवी साहब के भी पे स्केल से ऊपर की बात है ये फार्मूले वगैरह, कोई ब्रेक थ्रू वगैरह? सर असल में सर जब आपकी क्रेडेंशियल और क्रेडिबिलिटी किसी बात की ना रहे और हर दूसरे घंटे चीजें बदलती चली जाए तो फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप उसके बाद कितने भी अच्छे बने, अच्छा कोट और टाई पहन के, टोपी लगा के, सलाम करके कहेगा आप बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन मेरी मदद कर दे, मेरी ये कर दे, तो फिर उस वक्त उस आदमी की भी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन में आ जाती है। तो अब तो आरोली साहब दीवारों की बात कर सकते हैं, उधर से ही वो जवाब दे सकते हैं। बाकी तो मेरे हिसाब से ना वो किसी खास, ना किसी आम जगह पे बात कर पा रहे हैं, ना कोई बात हो पा रही है। एक गाजर दे दी गई है हुकूमत वक्त की तरफ से, वो उसके पीछे सच्ची बत्ती की वजह से चल रहे हैं और यही एक केस सेविंग है। खबरों में जिंदा। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि आप बहुत सारे मशवरे देते हैं इमरान खान साहब को, कुछ मशवरे आप हुकूमत को भी देना चाहते हैं? क्योंकि देखें जो इस वक्त अगर आपकी एक पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करें, बिल्कुल हम भूल जाएं कि आपकी किस पार्टी से एफिलिएशन है, एक आप जो इकोनॉमिक इस वक्त क्राइसिस है पाकिस्तान में उसको देखें, तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त हल सिर्फ इलेक्शन ही है? अगर इमरान खान साहब ना भी डिमांड करें तब भी अब ये हुकूमत क्या चाहती है? क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट नहीं आएगी, तब तक बहुत सारी चीजें हैंगिंग स्टेट में ही रहेंगी। तो आप ये मशवरा नहीं देते हुकूमत को कि बस 4 महीने बाद कराने, 5 महीने बाद कराने, करा ले इलेक्शन, कोई एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की बात तो करे? देखिए पीडीएम का बोझ कह चुका हूँ पाकिस्तान नहीं उठा सकता, क्योंकि नाअहल, निकम्मे और चोर और डाकू है। लेकिन अब चोर डाकू कहते हुए मुझे खुद भी कई जगह पे शर्मिंदगी होती है, कुछ गलतियां एक बड़े आदमी से छोटे काम करवा के भी हो गई। तो कतई नजर ये कि पहले तो मैं बड़े दीदा दलेरी से बोलता था, लेकिन अब मुझे कई दफा अपने गिरबान में भी झांकना पड़ता है और उसको रखते हुए इलेक्शन वाइज एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट का तो बिल्कुल आपकी बात तजवीज़ से मैं अग्री करता हूँ। लेकिन असल में तो बात तब है ना जब आप ये कहें कि रऊफ कास्टा साहब तबाह कर रहे हैं और ये मेरे पास प्लान है मुल्क के अंदर इस मुल्क को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने का। ये तो नहीं हो सकता कि मैं कहूँ रऊफ कास्टा साहब को काम नहीं आता, वो बुरे भले हैं और मैं गालम गलोच करता रहूं और ये ना बताऊं कि मैं किस तरह मुल्क को खड़ा करूंगा। तो फिर तो आपके पास कोई जवाब भी है ना, मतलब आप फॉर्मूला अगर दे रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी मैं ये इकदाम करूंगा और इस इकदाम से सब कुछ ठीक हो जाएगा या आधे ज्यादा चीजें ठीक हो जाएगी। टीम के पास इकदाम तो है नहीं, ना कोई प्लान है। तो इमरान खान साहब के विजन और लीडरशिप पर तो क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता, वो एक बड़े पाए के लीडर है और जबरदस्त आदमी और विजनरी है। लेकिन आप किसी को तस्वीर बनाने को कहते हैं या आर्किटेक्ट को घर बनाने का डिजाइन बताते हैं, डिजाइन तो आर्किटेक्ट करता है ना। खान साहब के इर्द गिर्द आर्किटेक्ट का है, वो तो टुच्चे किस्म के सांप और कीड़े हैं जो कंधों पर चढ़ के झूठी बातें करके आए, जिन्होंने कहा था 50 लाख घर बना देंगे और 1.5 करोड़ नौकरियां दे देंगे। 50 लाख घर, 5 लाख घर भी आप 5 साल में नहीं बना सकते। आप ऐसे लोगों के ऊपर वार्डर साहब, सियासी नारों की अगर हम बात ना भी करें तो इस हुकूमत के पास इस वक्त कौन सा प्लान है? मिफ्ता इस्माइल रोजाना बैठ के क्या बात करते हैं, माशी प्लान इनके पास भी तो कोई नहीं है। सो इफ इट इज नायली वर्सेस नायली तो एटलीस्ट एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट तो हो। देखिए लीडर की साफ सुथरी या इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी से तो कोई मुवाजना किया ही नहीं जा सकता पीडीएम के लीडर से। यहाँ तो आप क्वेश्चन कर दे, खत्म कर दे इस बात को। इमरान खान साहब है, अल्लाह ने उनको इज्जत भी दी है, उनको एक अच्छा लीडर भी बनाया और अच्छा इंसान भी बनाया। अब आ जाए दोनों तरफ की टीम के ऊपर। दोनों तरफ की टीम के अंदर फर्क ये, एक तरफ शेरे से गधे खड़े हुए और दूसरी तरफ गधे ही नहीं है लेकिन जीब्रा की जैकेट पहनी है, लेकिन गधे दोनों तरफ ही है। तो आप इससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अच्छा फैसल साहब, आपकी जो उससे लग रहा है गुफ्तगू से कि इमरान खान साहब से पहले गलत फैसला कराया गया कि असम्बलियाँ तोड़वाई गई, फिर असम्बलियों से इस्तीफे दिलवाने की बात हुई, बाहर चले गए सड़कों पे। अब आपका कहना है कि दूसरा गलत फैसला करवाया जा रहा है कि असम्बलियाँ तोड़ के वो बाहर आ जाएं। आपकी मुनीस इलाही के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, ज़ाती दोस्ती है, बल्कि आपने पैचअप करवाया था दरमियान में जब वो वहाँ चले गए थे जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के कैंप में, आप ही शायद उनको ड्रैग करके वापस लाए थे। आपकी क्या इतला है कि उस वक्त चौधरी साहब और मुनीस इलाही वाकई तैयार हैं असम्बलियाँ तोड़ने के लिए, या वो खान साहब को आखिरी लम्हे पे डिच कर जाएंगे और खान साहब फिर मजलूम बन के बैठ जाएंगे, देखा
मेरे साथ ज्यादती होगी, धोखा हो गया और मुझसे गलती होगी, जैसे पहले भी कहते रहते हैं, 20 गलतियां रोजाना दोहराते हैं, किसी दिन वो ये भी कह देंगे कि मुँह ने सिले और इस पे चौधरी परवेज इलाही पे मैं आके भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जैसे आजकल जनाब बाजवा साहब के हवाले से कहते हैं। साहब देखिए, जो बोनस और मेरे बीच की बात है वो तो एक अमानत है दोस्त और दोस्त के बीच में, लेकिन मैं आपको मुआवजा कर दूं आपके लिए आसानी हो जाए सर। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही साहब सियासत पानी की तरह करते हैं, यानी कि वो रास्ता बनाना जानते हैं और यही सियासत का आर्ट है। और दूसरी तरफ हम पानी की जगह पत्थर रखना जानते हैं ताकि पानी उबल के अपने ही अंदर ले जाए और डुबा दे। तो वो फर्क आपको मैंने बता दी, उस फर्क से मैंने अपना जवाब आपको बतवा दिया है। आप समझदार हैं, मुझसे अच्छा एनालिसिस करना जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो समझा नहीं तोड़ेंगे सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि वो सियासत को पानी की तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो रास्ता बनाना जानते हैं। अगर पानी के आगे फैसल भाई, पानी के आगे बंद भी तो बांध दिए जाते हैं, सफर भी बांध दिए जाते हैं, तो पानी भी कैद हो सकता है सर। वो बंद तो सर हमारे साहब जो है वो साफ करवा दे ताकि वो तूफान का अपने ऊपर ही आ जाए। नहीं तो फिर मतलब आपका ख्याल है 17 तारीख को खान साहब के पास कोई डेट नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है कोई कहने के लिए, और वो फिर चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ तकरीरों के लिए हम तैयार रहे कौम कि अभी उनकी बारी आने वाली है कि मेरे साथ धोखा कर गए हैं वो। सर ये तो मैं कबल वक्त इस तरह के लफ्ज तो साहब मैं नहीं कह सकता। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि 17 को भी सरप्राइज होगा, 23 को भी सरप्राइज होगा और आने वाले दिनों में सरप्राइज ही सरप्राइज होगा। सरप्राइज के डब्बे में केक नहीं होगा। अच्छा सर जी, जरा आज जाते हैं जनरल बाजवा साहब के हवाले से। खान साहब ने मतलब जब से 29 नवंबर के बाद पहले तो न्यूट्रल जानवर मतलब मीर जाफर इस तरह की बातें करते थे, तो उन्होंने 3-4 दिसंबर को पहली दफ़ा उन्होंने जनरल बाजवा साहब पे खुलकर बात करनी शुरू की है और पीटीआई वालों ने भी करनी शुरू की है। तो आज दोबारा वो जनरल बाजवा साहब पे बड़ी सख्त उन्होंने वो तनकीद की, और मुझे तो लगता है कि जनरल बाजवा साहब का इस वक्त दिफा करने के लिए शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार नहीं है, वो भी बोझ उठाने को तैयार नहीं है। देन हु इज गोइंग टू डिफेंड जनरल बाजवा साहब? खुद आएंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए या ऐसे चुप रहेंगे और खान साहब की बातें सुनते रहेंगे? रौजा देखिए, खान साहब की बात के ऊपर तो मैं उनके लेवल का आदमी नहीं हूँ, मैं उनका वर्कर हूँ, मैं उनका शागिर्द हूँ, तो मैं मेरे लिए मुनासिब भी होगा उनकी बात प्रेडिक्ट करूँ। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि जो बेशरम और बेहया वज़रा थे जो आलू गोश्त और पालक और साग और रोटी लेके उनके पैर और गोडों को हाथ लगा के गेट के बाहर खड़े होते थे और निवाला बस नहीं खिलाते थे, वो एहसान फरामोश लोगों ने जिस दिन वो रिटायर हुए उसके ही अगले मिनट बातें शुरू कर दी। और बड़ी नामुनासिब चीज है, मैं कहता हूँ आप इक़्तिदार में या वैसे भी इतना दम खम रखे कि जब आदमी को बात करनी हो तो जब वो ताकत की कुर्सी में बैठा हो तब बात करे और खड़ा रहे। ये नहीं हो सकता कि ताकत के टाइम पे आप पैरों पर हो, ताकत की कुर्सी से आदमी हटे तो गले में हो। और ये अब मेरे ख्याल से पीटीआई का तर्ज सियासत ही बनी है। नहीं, आपने अभी बात की सर, बड़ी अहम बात की कि पीटीआई के बहुत सारे मिनिस्टर दाल साग मक्खन शक्कर रोटी पानी लेकर ये वहाँ पे ये आर्मी हाउस में जहाँ पे बाजवा साहब रहते थे वहाँ खड़े होते थे जाके, मतलब उनके आपने कहा गोडों पैरों को हाथ लगाते थे। ये तो सबके बारे में मतलब 70 की कैबिनेट थी, तो आप कुछ नाम लेना पसंद करेंगे जो उस वक्त जनरल बाजवा साहब को उठाकर रखते थे और उन्होंने अपनी तनकीद की? 70 की कैबिनेट में अगर मैं आपको ये कहूँ कि उसमें से 70 नहीं थे तो गलत होगा। नहीं क्या नहीं, सॉरी, उसमें 70 के 70 थे। बस अगर 72 की कैबिनेट थी तो 70 थे उसमें। तो सर जी बाकी लोग घर तक रखते, आप 72 में आते हैं 70 में आते हैं सर? अल्लाह का शुक्र है रऊफ साहब, मैं परवरदिगार के आगे ना कभी किसी आगे झुकाऊं ना कभी झुकूंगा, ना मैंने कभी किसी इंसान से कुछ मांगा है ना मांगूंगा। मैं तो उनको उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी इज्जत से मिलता था और जो बात होती थी साफ साफ बताता था। जब मैं उनके ओकेजन में शादियों में जाता था तब भी मैं यही बात करता था, और जब दफ्तर में मिलता था तब भी उनसे ये बात करता था। और हटने के बाद भी मैंने इमरान खान साहब की बेहतरी के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग जो साहबों ने क्रिएट की थी उसको खत्म करके ठंडा करके साफ सफाई करा के दोनों को प्रेसिडेंट हाउस में बिठा दिया था। लेकिन उसके बाद जो काम बाकियों ने किया है वो दाल और पालक खिलाने वाले जो लोग हैं जो घुटनों पे हाथ रखते हैं और वक्त बदलने पे आंख बदल देते हैं, तो ये उनका बाकी काम है। और उसमें 2 खास भी थे, एक खास खैर से घर चले गए, दूसरे खास की बारी आने वाली है, इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर हो गई तो फिर हमें आगे आना पड़ेगा।
अच्छा, आप क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा करीब से जानते हैं, बल्कि इमरान खान साहब और उनके दरमियान आपने वो तल्लुकात ठीक कराने की कोशिश की, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप डे वन से कह रहे हैं वी मैं डिसएग्री विद योर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कहते हैं, लेकिन इस पे तो मुझे याद है कि आपने डे वन से ये स्टांस था जो आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब को इस तरह नहीं लड़ना चाहिए। आपकी क्या रीडिंग है कि जिस तरह इनके लीथल उन्होंने आके अटैक्स अनलीश किए हैं उन्होंने जनरल बाजवा साहब पे, जो उनके वो आर्मी चीफ रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? चुप रहेगी या सामने आएगी? आपका ख्याल है, या इग्नोर करेगी? प्रेसिडेंट साहब को अगर आप फोन करें तो वो आपको बताएंगे एक वर्ड कि उनको किसने क्या समझाया है कि फौज के बारे में गलाजत रेड लाइन नहीं, रेड बैरियर है, और रेड बैरियर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आप प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से पूछे, क्योंकि उस समझाने वाले डॉक्टर के बाद हर चीजें विड्रॉ हो गई और सिर्फ अच्छा चलना शुरू हो गया। तो खान साहब ने तो आज तनकीद की है वावडा साहब, अच्छा कहाँ चलना शुरू हो गया? आपके मशवरों की तरह उस डॉक्टर का मशवरा भी खान साहब लगता है माना नहीं है। अच्छा ये बताइए, 15 दिन का गैप हो जाए और फिर एक गलती हो जाए तो वो कहते हैं ना कि अगर कल का जो भूला वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, तो वो वाली मिसाल समझे आप। तो आवरली और डेली बेसिस पे चीजें लेके चले ना, क्योंकि आप डेट करने वाले लोग आते तो वो बदल बन जाता है। अच्छा फैसल, आपको याद होगा इसी तरह की सिचुएशन जो है, जब जना मुशर्रफ साहब गए थे तो जना कियानी साहब आए थे, तो उन्होंने भी अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था मुशर्रफ साहब से, ज़्यादा उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं दी थी कि उनके जो ये पॉलिटिकल रोल था जो भी था। और फिर हमने देखा जनरल कियानी साहब जब गए उनके 6 साल बाद, तो उसके बाद राहील शरीफ साहब आए, उन्होंने भी अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था इनसे, उनकी लेगेसी से। ये जनरल ये कियानी साहब के उनके भाइयों पे भी स्कैंडल आया, नैब में उनके जो दो ब्रिगेडियर भाई थे। तो अभी भी ये फील हो रहा है कि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट नई आई है, ये भी जो उनका पॉलिटिकल बैगेज है और अच्छा खासा बैगेज है जनरल बाजवा साहब का, तो ये भी अपने आप को डिस्टेंस करेगी। ये क्यों उनका बोझ उठाएगी कि वो जो पॉलिटिकली तौर पर मैनूवरिंग करते रहे, मैनेजमेंट करते हैं, जो इमरान खान साहब की शिकायतें हैं उनको लाना है, इनको हटाना है, तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट क्यों बोझ उठाएगी सर उनका? जैसे माजी में मैंने कहा उन्होंने नहीं उठाया था, जनरल कियानी ने, जनरल राहील ने। बाजवा साहब के जाते ही ये पॉलिसी आ गई थी और इसे हमने इम्प्लीमेंट होते हुए देखी कि फौज सियासत का हिस्सा नहीं होगी। बाजवा साहब के होते हुए ही हमने मतलब जब धड़ाधड़ थे तो वो एक सिग्नल था कि फौज की पॉलिसी है, जो जीतता है जो हारता है सबको प्रॉब्लम नहीं। अगर हम उसकी मदाखलत होती फौज की तो इलेक्शन जीतना नामुमकिन होते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि यही पॉलिसी को टोक किया जा रहा है, और जो एनालिसिस है और जो नजर आ रहा है वो ये कि नई रिजीम का फोकस फौज को मुस्तहिक और ताकतवर बनाना है, ना कि वो सियासत करे जो उनका मैंडेट नहीं है। लेकिन अगर आप फौज के इदारे को मलाइन करेंगे, किसी अफसर की वालदा जो ना हो या जिंदा हो उनको तरह तरह की गालियां देंगे, तो इसमें मैं बड़ा क्लियर हूं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, वेरी क्लियर अबाउट इट। बहुत शुक्रिया फैसल आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत मेहरबानी आपकी। जी फैसल वावडा हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक का वक्त हो रहा है। बात करेंगे ब्रेक के बाद कि अरकान असम्बली में जा भी नहीं रहे और तनख्वाहें भी वसूल कर रहे हैं। ये अहम तरीन रिमार्क्स हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जानिब से दिए गए, और ये नैब तरमीम के हवाले से आज भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबीउल हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस में बहुत अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। पीटीआई वाले असम्बली में भी नहीं जाते और तनख्वाहें भी लेते हैं। ये जजेस के रिमार्क्स थे और भी बहुत सारे रिमार्क्स थे, और इनका वो किस तनाजुर में दिए गए। हमारे साथ मौजूद है सबीउल हुसैन जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं। सभी बताइएगा आज की प्रोसीडिंग्स क्या रही और क्या अहम रिमार्क्स थे जो सामने आए जजेस के? देखिए बिल्कुल, ये कौमी असम्बली में अरकान का ना होने का जो सवाल है, ये
फोर्सेस का नैब कानून के इससे मुबर्रा होने के बाद आया और 2-3 समातों में जो है तो इस पे बड़े रिमार्क्स आए हैं। आज भी 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इमरान खान के वकील ने 27वीं समाअत पर दलाइल अपने किए हैं। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि तहरीक इंसाफ के लोग क्या कौमी असम्बली के रुकन हैं या नहीं, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी हल्के को गैर नुमाइंदा और असम्बली को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI अरकान को स्पीकर के सामने पेश होने का हुक्म दिया था। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जिनके इस्तीफे मंजूर हुए हैं वो भी स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में PTI के कामयाब अरकान असम्बली आ रहे हैं या नहीं, जिस पर जो ख्वाजा हारिस है इमरान खान के वकील, उन्होंने कहा कि PTI का रुकन असम्बली नहीं जा रहा। मौजूदा असम्बली अवामी एतमाद को तोड़ कर बनी है और ये नामुकम्मल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यानी कि तहरीक इंसाफ का आइडिया यह है कि बाइकआउट भी करना है और निशस्तों पर भी नहीं जाना। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि स्पीकर एक साथ तमाम इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं करते, जिस रुकन को मसला होगा स्पीकर के फैसले पर एतराज कर देगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि रिवायत के मुताबिक स्पीकर के सामने इस्तीफा देने का बयान देना होता है। स्पीकर जुबानी बातों पर इस्तीफे मंजूर नहीं करते। PTI के मुताबिक वो पार्लिमानी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। ये कैसा यकीन है कि जो पार्लिमानी जमहूरियत पर उनका जो यकीन है ये कैसा है? अगर स्पीकर को सभी आप दो बड़ी अहम बातें कह रहे हैं जो प्रोसीडिंग आज हुई हैं, उसमें एक चीज़ तो ये है कि वहाँ पे ये कोर्ट में बताया गया या अदालत ने ये बात वहाँ पे पूछी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि ये लोग असम्बली में पिछले 7 महीने से आ भी नहीं रहे और तनख्वाहें भी ले रहे हैं, जिसकी मेरा ख्याल उनके वकील ने कोई डिनाई तो नहीं किया कि नहीं सर वो तनख्वाहें मरात वो नहीं ले रहे, कोई उसकी डिनाइल तो नहीं दी उन्होंने, उस पर चुप रहे या क्या हुआ? तनख्वाहों के मसले पे 7 महीने की तनख्वाहें अगर ले रहा है 150 बंदा या 120-30 जितने भी लोग हैं, इस पे क्या हुआ? कोई उन्होंने इमरान खान साहब वकील ने क्या जवाब दिया? बिल्कुल इसको जो है तो कोई इसकी तरह डिनाई इस हवाले से नहीं किया कि तनख्वाहें नहीं ले रहे, लेकिन ये जरूर कहा कि ये जो मौजूदा असम्बली है ये अवामी एतमाद को तोड़ कर बनी है और नामुकम्मल है और हमारा तो मुतालबा ही इंतखाबात कराने का है। मौजूदा हुकूमत मतलब तनख्वाह वाला जो पोर्शन था, रोकड़े वाली बात जो थी, मनी वाली बात, वो स्किप कर दी गई, वो उस पर जवाब नहीं दिया कि तनख्वाह ये MNAs ले रहे हैं नहीं ले रहे। मतलब हम उनके ये फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं, फेयर अनफ, वो नहीं जाना चाहते, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन अगर वो नहीं भी जा रहे, प्रोसीडिंग में भी शरीक नहीं हो रहे, फिर तनख्वाह लेने का क्या तुक बनता है सर? ऑलरेडी हमारी जो हालत है यहाँ पे मांग तांग के गुजारे कर रहे हैं, फिर तो तनख्वाह तो नहीं बनती थी। बिल्कुल, ये जो है ये इंतहाई यही अहम सवाल आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि तरामीम पे जो है तो बहस भी उसने भी शिरकत नहीं की और तनख्वाहें भी ले रहे हैं और असम्बली में जाते भी नहीं हैं। ये इस पे जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये तमाम सियासी बहस है जिसको सियासी मकाम पर होना चाहिए, लेकिन अरकान के जो इस्तीफों का मामला है उस पर सियासी नहीं है, आईनी है। कहा कि ये इस्तीफों का सवाल सियासी नहीं है, ये आईनी है। बिल्कुल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि जब अवामी मफाद की बात हो तो PTI का असम्बली में ना होने का सवाल गैर मौसर हो जाता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि गलत काम को गलत उसी वक्त ही कहा जा सकता है जब आप वहां पर मौजूद हो। असम्बली जाना या ना जाना ये PTI का सियासी फैसला है, इदारों को फाल करना होगा। पार्लियामान एक बुनियादी इदारा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीउल हुसैन, आपने इस बारे में हमें अपडेट किया। और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद क्लास साहब जो आपने स्टोरी ब्रेक की आज से 2 दिन पहले, उसके अंडे बच्चे होने शुरू हो गए हैं, जरा उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि आपने जो स्टोरी ब्रेक की थी वो अब उसके ऊपर बहुत सारे, उसका बिल्डअप बहुत स्ट्रांग हो गया है, बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आई थिंक डॉन के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अनवर इकबाल साहब, उनकी स्टोरी थी कि वो जो $70 लाख लिए गए उसकी रेनोवेशन के लिए, वो उस पर कभी खर्च ही नहीं हुआ, उसकी तो हालत ही बहुत खस्ता है। फिर उसके ऊपर से फॉर सेल के वो बोर्ड्स भी हटा दिए गए जब से ये स्टोरी सामने आई है। इसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि जिस इलाके में वो बिल्डिंग है वहाँ पे बराक
बराक ओबामा जो साबिक प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनका घर है। और हमारी टीम ने इसके ऊपर स्पेसिफिकली काम किया, उस हवाले से बहुत इंकशाफात हैं कि इसके जो खरीदार हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं, नहीं बताइएगा। उस पे वो डिटेल जो आ रही, बराक ओबामा साहब का भी घर बताया जा रहा है, उसी में वाजिद ये सैयद हैं वहाँ पे द न्यूज़ के रिपोर्टर, उनकी मैं स्टोरी फॉलो अप के तौर पर देख रहा हूँ, और इकबाल साहब ने बड़ी अच्छी स्टोरी उन्होंने फॉलो अप की हुई थी। तो उसमें डिटेल्स आ रही है। तो फौरी तौर पर बोर्ड हटा दिया गया फॉर सेल, अब ज़रूरत नहीं रही क्योंकि काम हो चुका, मिशन आपका कंप्लीट हो चुका। जब कैबिनेट अप्रूवल दे दिया कि भेज दो, तो फिर उसके बाद बोर्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो हटा दिए गए। अच्छा, वहाँ एम्बेसी है, मसूद खान साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो सफ़ीर हैं, तो जो आज़ाद कश्मीर के यहाँ पे सदर रहे हैं, तो उन्होंने भी वो भी कोई वहाँ लोकल मीडिया से बातचीत नहीं करे। भाई आप थोड़े हिम्मत दिखाएं, बातचीत करें, बताएं उनको कि आप लोगों ने क्या समरी भेजी, क्या प्रपोजल थी, और ये यहाँ पे आपने इसको 19 साल तक ये बिल्डिंग कैसे यहाँ पे खाली रही है, जिससे उसको स्टेटस जो है ना वो हटा दिया गया है। सो उसमें ये भी बताया कि ट्रंप की जो बेटी है उसका भी उस इलाके में घर है, और ये बड़ा महंगा इलाका है जहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें की हैं। मैं थोड़ी सी इसको फॉलो हम करते रहेंगे, बहुत सारा भी इसमें मटीरियल आना है, ये स्टोरी हम इसलिए जल्दी इसको ड्रॉप करने वाले नहीं है, क्योंकि अच्छा खासा इसमें मैंने कहा ना कि काम इसमें हुआ है। असल जो चीज़ है कि इसको ये खरीदा किसने, जैसे हमने कल रात भी बताया था, कंपनी जो है ये पिछले साल बनाई गई है, लास्ट ईयर बनाई गई कंपनी, जिसने ये खरीदा है कि $70 लाख का कर्जा लेके अब आपने जो बेचा है, आपने $68 लाख में बिल्डिंग बेची है, और अभी कर्जा आपने $1.4 मिलियन अभी आपने देना बाकी भी है, ज़रा ये भी जहन में रखिएगा। अब ये पता चला है, ये जो ये साहब हैं जिन्होंने खरीदी है, इनका ये आप अभी उनको पिक्चर भी अभी आपके सामने आएगी, तो इनकी कंपनी का नाम है बरखान। बरखान वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और शाहाल खान जो है इसके ये ओनर हैं। और जो इनिशियली थोड़ा सा पता चला है, ये यहाँ से दुबई से शायद इनका मतलब अबई इनका जो वो बनता है दुबई से है, लेकिन इस वक्त तो साफ ज़रा अमेरिकन वो शहरी हैं। तो हमारे जो रिपोर्टर हैं, मैंने इनके ज़िम्मे कुछ लगाया था, जो हमारे शबीउल हसनैन जो हैं, उन्होंने वहाँ पे जो उसकी कंपनी जो है इसकी, उन्होंने अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स उन्होंने निकलवाई हैं। तो उसके तहत ये जो है बरखान जो है, ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, ये पाकिस्तान में 6000 मेगावाट बिजली के मनसूबों में भी इसमें शामिल रही है, जिसके मालिक हैं, जिन्होंने अब ये बिल्डिंग शाहाल खान जिसके मालिक हैं, जी, जिसको दी गई है। अच्छा, ये फिर इसके बाद इनका जो था, इन्होंने यहाँ पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सोने, तांबे, लिथियम की भी इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हुए हैं इसने कंपनी ने। और अच्छा। पाकिस्तान में शाहाल खान ने पाकिस्तान इंटरनेट गेमिंग और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी इनके मुआहदे जो हैं वो सामने आए हैं। अच्छा, बलूचिस्तान में चागी के ये 3 मकामात पर इनको महीने के लाइसेंसेस जो हैं वो भी इन्होंने वहाँ पे लिए हुए हैं। फिर प्लस एक इनकी और एक रिसोर्स नाम ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर जो है इन्होंने वो भी किया था। ये सामने चीज़ें अभी आप उसको पढ़े होंगे। तो और भी इनके ना यहाँ पाकिस्तान में अच्छे खासे मंसूबे जो हैं जिनके साथ इनकी वो रही है अटैचमेंट है, या पाकिस्तान के हवाले से आप इन्वेस्टमेंट कहें या बिजनेस कहें, ये इस पर करते रहे। अब मज़े की चीज़ जो है जो वहाँ से खबरें वाशिंगटन से आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा मरियम औरंगज़ेब साहबा जो आज उन्होंने फिर इसको एक्सप्लेन किया, नुकसान हो रहा था। अभी 8000 मतलब उस 80,000 या $1 लाख के करीब जुर्माना भी दे चुके हैं इस पे, $1.3 मिलियन अब भी जुर्माना है। मेरा सवाल वहीं खड़ा हुआ है कि जिन लोगों ने 19 साल तक इस बिल्डिंग को खाली रखा है और इस हालत तक पहुंच कर, उनके खिलाफ आपने कैबिनेट ने क्या किया है? आपने तो कवर अप कर दिया, फॉरेन ऑफिस को बचा दिया पूरे का पूरा। जिन लोगों की वजह से इसका स्टेटस विड्रॉ हुआ, पूछना चाहिए था जब ये शिफ्ट कर रहे थे 2000 में, इन्होंने इसको बिल्डिंग को खाली किया, 2 बिल्डिंग जो हैं उसका इनके पास क्या अल्टरनेट प्लान क्या था? इन बिल्डिंग से हमने क्या करा? 19 साल खाली रखने हमने। 2018 में आपको वो पड़ गया, इस पे जुर्माना पड़ गया, वो आपने अदा किया। अभी $1.3 मिलियन का मजीद जुर्माना उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। क्लास साहब, एक और जो चीज अनफोल्ड हुई है, जो मैंने जिक्र किया, अनवर इकबाल साहब कह रहे हैं कि $70 लाख का जो कर्ज लिया गया इसकी रेनोवेशन के लिए, वो इस पे खर्च ही नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत खस्ता हाल में है ये बिल्डिंग। अब ये तो लॉटरी निकलने वाली बात है कि जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, या उनको नवाजा किया है या क्या हुआ है? अच्छा, दूसरा ये जहाँ पे कैबिनेट में जो चीज़ पेश की गई है उसमें इस बिल्डिंग का कहा गया है कि इस पे हमने 60% काम किया जिसको बेचा गया है जी। अगर अनवर इकबाल साहब वाली बात, वो मौके पे भी गए थे, उनकी मैं रिपोर्ट डान में देख रहा था फॉलो अप के तौर पर, वो कहते हैं इस पे तो हाथ नहीं लगा, काम ही नहीं हुआ। तो फिर हो सकता है ये उसका आके लेके जवाब, हमने दूसरी बिल्डिंग पे किया था, 2 थी ना उस पे। अच्छा। 2 बिल्डिंग का $70 लाख जो है। सवाल ये है कि आपने यहाँ कैबिनेट को तो ये बताया कि 60% काम हो रहा था, हमने रोक दिया। क्यों रोका? कि लोकल वो जो थी आपकी कौंसल थी वाशिंगटन की, उन्होंने कहा जनाब हजूर जो आप यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, रेनोवेशन कर रहे हैं, उसकी टोटल फॉर्मेलिटीज नहीं फॉलो कर रहे थे। तो ये पूछना चाहिए, आपने लोन भी ले लिया, पैसे भी खर्च, 60% लोन खर्च भी होगा, मतलब है आपका 7 में से $4 मिलियन आप खर्च भी कर चुके हैं। फिर आपको पता चल रहा है कि यहाँ के टोटल इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये पाकिस्तानी स्टाइल है ना। आपको तो इस पे बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन इस पे वो करनी चाहिए थी, बल्कि
अगर शेरी रहमान साहबा जो हैं वो उस वक्त एम्बेसडर थी, बाद में गई हैं वो 2000 मेरा ख्याल 11 में एम्बेसडर थी। हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो एम्बेसडर रहे हैं, बल्कि ये जो लोन लिया गया है, ये जो मतलब $7 मिलियन का, ये हुसैन हक्कानी साहब के दौर में लिया गया है। अगेन हुसैन हक्कानी साहब को भी पता होना चाहिए। अच्छा, शेरी रहमान साहब कैबिनेट में भी बैठी हुई हैं, तो उनको भी पता होगा। आई होप कि उन्होंने कैबिनेट में डिलिब्रेशंस की होंगी उनके सामने जब आया था, बल्कि ये चीज़ें भी आ रही हैं कि शायद वो इस हक में थे कि बिल्डिंग खाली पड़ी है तो आप इसको डिस्पोज ऑफ करें 2011-12 में। बल्कि एक और भी एम्बेसडर का नाम आ रहा है कि उन्होंने भी इसको प्रपोजल, तो उस वक्त क्यों नहीं कर ली थी आपने क्यों इसको स्टेटस जो है ख़त्म होने का इंतज़ार किया? मतलब 2011-12 में वो प्रपोजल दे रहे थे कि आप इनको कर लें, ये इसको डिस्पोज ऑफ कर लें, आपने नहीं किया। 2018 में आपका स्टेटस उन्होंने रिवर्स किया, आप पे जुर्माना किया $1 लाख या $80,000 आपने जुर्माना पे भी किया है। अभी भी आपने 1.3 मिलियन या $4 मिलियन उनको देना है, जो उसमें लिखा हुआ है लोन का। लोन का 1.4 है, 1.3 जो है इन पे जुर्माना लगा हुआ है कि वो टैक्स लगा, जुर्माने की बजाय चलें यूं कह लें इन पे टैक्स है, क्योंकि बिल्डिंग का स्टेटस उन्होंने हटा दिया है। इतने बड़े इसमें लूप होल्स, इतनी बड़ी इरेगुलरिटीज हैं। फॉरेन ऑफिस एक तरफ कहता था हमारे पास तनख्वाहें नहीं है, जरा अंदाजा करें जो हमने स्टोरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी को, अगर आप कहते हैं हमने बड़ा ट्रांसपेरेंट किया, हमने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के नाम के किया है, हमें कोई मुल्क को हमने यहाँ पे उसको बचाने के लिए किया जी कि इसको नुकसान हो रहा है, हमें वहां पे वो फाइन पड़ रहा है, तो आप ये बताएं कि आप में से किसी वजीर ने ये सवाल नहीं पूछा वहां पे कैबिनेट में बैठे हुए कि भाई साहब 19 साल तक ये बिल्डिंग खाली रखी गई है, क्यों रखी गई है, और इसके जुर्माने हुए हैं और पाकिस्तानी कौम ने भुगता है। इतना बड़ा आपका एसेट है वहां पे, जहां पे बराक ओबामा का घर है, जिसके बाद ट्रंप की बीवी का घर है, एक बिलियनरी सॉरी उसकी बेटी का घर है, उसका एक बहुत बड़े बिलियनरी का बताया जा रहा है उसका घर है, बहुत बड़ा महंगा इलाका है, उसको अब 6.8 मिलियन में डिस्पोज ऑफ करके वो भी लोन में जाएगा। आपने नेशनल बैंक का देना है, उधर जाएगा, कोई आपने लोकल टैक्सेस देने हैं वहां पे जाएगा, और हमें कहते हैं कि हमने आपको नुकसान से बचा लिया। बिल्कुल, ना सिर्फ ये कि ठीक है कोई एक्शन अगर लेना था तो ले लिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबल्स के पीछे भी जाएं और इस चीज को रेक्टिफाई करें, पता लगाएं कि कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है। जी बिल्कुल, इस स्टोरी को हम फॉलो करते रहेंगे। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।